Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have learnt how to make dimensional formula of various physical quantities. In this video, we will do dimensional formulas of some remaining physical quantities. Before starting the video, if you like this video, please like, share and subscribe. So let us start. Wavelength. देखो वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ वन वेव। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। मान लो आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, उसको आपने एक एंड से पकड़ के खींचा तो क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना। तो वेव क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है। अब स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है, उसमें किस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हुई है? मोशन में आए हैं ना मॉलिक्यूल स्प्रिंग के, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। यानी जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम वेव बोलते हैं। अब स्प्रिंग को एक एंड से खींचने पर किस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हुई? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज ए फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो वेव लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ वन वेव। ये जो डायग्राम ले रखा है, इसमें एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज वेव लेंथ, ठीक है। अब देखो लेंथ की हम जो एसआई यूनिट है उसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में ना। अब ये भी लेंथ ही है, चाहे वेव की हो, तो इसकी भी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब देखो लेंथ है या डिस्टेंस बोल सकते हो आप। हमने तीन बेस क्वांटिटी पढ़ी थी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। कौन कौन सी थी? मास के लिए कैपिटल एम, ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ के लिए कैपिटल एल, और टाइम के लिए क्या ली थी? कैपिटल टी। अब देखो यहाँ पे लेंथ है या डिस्टेंस बोल सकते हो आप, तो इसके लिए कौन सी क्वांटिटी यूज होगी? इन तीनों में से कैपिटल एल, ठीक है। तो जब इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ पे मास और टाइम का कोई रोल ही नहीं है, तो इनकी जो डायमेंशन होंगे या इनकी जो पावर होगी वो 0 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमने जो एग्जांपल लिया था कि किसी भी एक स्प्रिंग को हम एक एंड से पकड़ के खींचें तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। वही वाइब्रेशन यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। मान लो 1 सेकंड का टाइम दे दे कोई हमें, ठीक है, तो उस 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसमें, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब यहाँ पे नंबर वर्ड है, ठीक है, नंबर यानी 1 2 3 ऐसे, क्योंकि हम यही तो कहेंगे ना कि 2 वाइब्रेशन हुए या 10 वाइब्रेशन हुए, यानी एक नंबर है ये। और नंबर तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। बचा क्या? 1/सेकंड बचा। अब देखो सेकंड टाइम की ऑलरेडी ऐसा यूनिट होती है, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या आ गई? 1/सेकंड। अब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होती है? पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पर सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं हम? हर्ज, HZ से डिनोट करते हैं। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की कोई यूनिट नहीं थी, तो इसका डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा। बचा क्या? 1/सेकंड। और सेकंड किसकी होती है? टाइम की ना। तो यहाँ पे टाइम के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करेंगे? कैपिटल टी। क्लियर? तो अब इसको किससे डिनोट करेंगे? t की पावर -1। और जब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे मास और लेंथ का तो कोई काम ही नहीं था, जस्ट टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर -1 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो यहाँ पे है तो वेलोसिटी, चाहे लाइट की हो या चाहे किसी एनी ऑब्जेक्ट की हो। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी भी गिवन टाइम में। क्लियर? जैसे कोई एक कार है, उसके पास मान लो 10 मिनट है, वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर? तो दैट इज वेलोसिटी। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर। अब वैक्यूम क्या होता है? जिसमें कोई मैटर ही ना हो, यानी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मैटर, यानी बिल्कुल खाली। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल वॉइड, यानी खाली। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय लाइट इन वैक्यूम अपॉन टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल एल ना, और टाइम के लिए कैपिटल टी। जब हम इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था तो जो m की पावर होगी वो 0 होगी, l की पावर 1 है और जब t की पावर 1 को जो नीचे है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो ये आ गया m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। नाउ E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसका फॉर्मूला होता है ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ये मतलब ये बताता है कि जो एनर्जी है एक मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स क्या थे एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे है ये एक H ठीक है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब E इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू क्या है ये जो वी शेप्ड दिख रहा है ना आपको सिंबल इसी को न्यू बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। जब H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी E अपॉन न्यू। E क्या है एनर्जी है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट करते हैं पहले डिस्कस। अब देखो एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है जूल होती है और अपॉन में क्या है इसके फ्रीक्वेंसी की हमने अभी डिस्कस की है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन की कोई यूनिट नहीं होती बची क्या इसकी ऐसा यूनिट पर सेकंड आई थी क्लियर। तो जूल अपॉन पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो जब इसको पर सेकंड को यानी जो सेकंड की पावर -1 है जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई जूल सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी। देखो एनर्जी क्या है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना। तो वर्क वाली ही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यूज होगा। तो वर्क क्या होता है mL2T-2 ठीक है। तो एनर्जी की जगह ये लिख देंगे। अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या थी पर सेकंड थी और सेकंड किसके लिए यूज होती है टाइम के लिए। तो यहाँ पे t की पावर क्या हो जाएगी -1। जब इस t की पावर -1 को जो नीचे है हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी इसकी पावर और ऊपर से पहले ही t की पावर -2 प्रेजेंट है बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएंगी क्लियर। तो हमारे पास ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -1 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वन इज लीनियर मास डेंसिटी। देखो हमें सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे किसकी डेंसिटी है लीनियर मास ठीक है। लीनियर का मतलब यानी किसी लेंथ से रिलेटेड ही होगा तो यहाँ पे तो होगा ही होगा। वैसे सिंपल डेंसिटी का क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना लेकिन यहाँ पे लीनियर है तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मास अपॉन लेंथ। देखो अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मास की क्या होती है किलोग्राम और लेंथ की क्या होती है मीटर। जब मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसको बोलेंगे किलोग्राम पर मीटर ठीक है। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका मास के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन में कैपिटल M ठीक है और लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं कैपिटल L क्लियर। तो अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1 क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी और t यानी टाइम का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं था तो t की जो पावर होगी वो क्या आएगी 0। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो ये जो ग्रेडियंट वर्ड है ना इसका क्या मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अपॉन में डिस्टेंस हो लेंथ हो ठीक है तो ग्रेडियंट यूज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा इसका वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्लियर है। तो अब देखो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा बच गई क्या सिर्फ पर सेकंड। और अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे तो ये जो सेकंड होती है ये किसकी होती है टाइम की होती है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा कैपिटल T और इसकी पावर -1। अब देखो यहाँ पे ना तो मास था ना लेंथ थी तो मास की और लेंथ की यानी m की और l की जो पावर होंगी वो 0 होंगी और t की पावर क्या हो जाएगी -1 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ फ्लो। देखो रेट क्या होता है
कि कोई चीज टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, यानी पर यूनिट टाइम। और किसका रेट है ये? फ्लो का। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? फ्लो, मान लो हम पौधों में पानी देते हैं तो नलकी वगैरह से देते हैं ना, तो उस जो पाइप है, नलकी है, उसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है ना जिसमें से पानी फ्लो करता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है कि कितनी वॉल्यूम में से, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में, क्लियर है, कितनी जो मतलब मैटर है वो निकल रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। और टाइम की क्या होती है? पर सेकंड। सॉरी, टाइम की होती है सेकंड। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पर सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वॉल्यूम के लिए ऐसा यूनिट क्या थी? मीटर क्यूब। और मीटर किसकी होती है? लेंथ की या डिस्टेंस की? तो कौन सा यूज होगी यहाँ पे? कैपिटल एल यूज होगी। और इसकी पावर कितनी है? क्यूब है ना, तो यहाँ पे भी क्यूब। और जो सेकंड होती है वो टाइम के लिए होती है, तो यहाँ पे कैपिटल टी। और इसकी जो पावर है वो कितनी है? -1 है, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगी? -1। देखो अब यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था, तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? m की पावर 0 हो जाएगी, l क्यूब और t की पावर -1। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो मोमेंट का मतलब होता है जिस चीज का भी मोमेंट हो ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट हो, उसका मतलब होता है उस फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हमने डिस्टेंस से की है, ठीक है। तो देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स है ना इसलिए, तो फोर्स की क्या होगी? mlt-2। आप ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है ना, कौन सी? फोर्स और वर्क, इनके डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हर किसी में यूज होते हैं, तो आप डायरेक्ट इनको लिख सकते हो। और ये कैसे आई है हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो फोर्स की क्या होगी? mlt-2। और डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। नेक्स्ट वन इज एनर्जी डेंसिटी। देखो यहाँ पे भी डेंसिटी वर्ड है, तो यानी हम सिंपल डेंसिटी करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे किस चीज की डेंसिटी है? एनर्जी की। तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और तीनों ही डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस की मीटर होती है, तो मीटर 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 क्या होगा? मीटर क्यूब, इसलिए मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की। तो ये क्या हो जाएगा? जूल। और ये मीटर क्यूब ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होता है वही एनर्जी का यूज होगा, तो ml2t-2 होता है वर्क का, अपॉन वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी? मीटर क्यूब। और मीटर किसके लिए यूज होता है? डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल एल सिंबल यूज होगा। और इसकी पावर कितनी होगी? एल क्यूब, ठीक है। तो इसको जब एल क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी ना ये पावर, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m l की पावर -1 और t की पावर -2। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस, ठीक है, कि कोई चीज कितनी ब्राइट है। अब देखो मान लो कोई एक कमरे में बल्ब जल रहा है, क्लियर, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? कि पर सेकंड या पर यूनिट टाइम उसके अंदर से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, और कितने एरिया में निकल रही है, क्लियर है। वही बल्ब मान लो आप किसी बड़े चौड़े मैदान में लगाओ तो कम रोशनी देगा ना, और एक उसी को आप किसी रूम में लगाओ तो ज्यादा ब्राइटनेस होगी, इसलिए एरिया पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्लियर। तो आप देखो ये जो एनर्जी पर सेकंड है ना, इसी को हम फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स, एनर्जी पर सेकंड को। और फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है ना उसको वेबर बोलते हैं, WEBER, वेबर। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी पर सेकंड की तो वेबर हो गई ऐसा यूनिट, और अपॉन में एरिया भी है। अब एरिया क्या होता है? फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस की मीटर होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। जब इस मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई? इसकी ऐसा यूनिट आ गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा? देखो एनर्जी
क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो वर्क का क्या होता है, mL2T-2। क्लियर। अब ये जो सेकंड है, ठीक है, ये डबल रेसिप्रोकल में है ना, एनर्जी पर सेकंड किसके साथ, एरिया के साथ। तो ये जो सेकंड है किसके पास आ जाएगा, नीचे रेसिप्रोकल में एरिया के साथ आ जाएगा। तो सेकंड की किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, और एरिया के कैपिटल एल से, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो जो ऊपर एल स्क्वायर है और ये जो नीचे एल स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या रह जाएगा, m की पावर 1, ठीक है, l की पावर 0 और t की पावर -3। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी क्या होती है, ये आप कुछ ऐसे लगा सकते हो, जैसे हम बाइक वगैरह की, कार वगैरह की माइलेज बोलते हैं ना, कि कितना फ्यूल, मतलब कितना डीजल या पेट्रोल लेके वो कितनी दूर तक चली, ठीक है। तो ऐसे ही एफिशिएंसी होती है कि कोई भी चीज, ठीक है, कितनी एनर्जी लेके और कितनी हमें आउटपुट देती है, ठीक है, कितनी इनपुट एनर्जी लेके कितनी आउटपुट एनर्जी देती है। मान लो जनरेटर होता है घरों में या स्कूल्स में, तो वो कितना फ्यूल लेके और कितनी देर तक हमें आउटपुट एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज एफिशिएंसी। देखो अब किसी चीज को हम एफिशिएंट कब बोलेंगे, जब हमें अपने पास से कम इनपुट देनी पड़े और हमें आउटपुट ज्यादा मिले, ठीक है, तो उसी को हम एफिशिएंट बोलेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी। अब देखो ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, तो इनके जो ऐसा यूनिट होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और ना ही कोई इसका क्या होगा, डायमेंशन। तो नो डायमेंशंस। नेक्स्ट वन इज चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो किसी अनदर बॉडी पे फोर्स लगाती है, ठीक है। किस टाइप का फोर्स, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, या फिर उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका रिस्पॉन्ड करती है, इट इज कॉल्ड चार्ज। अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, करंट, ठीक है। तो देखो करंट क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से, किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्लियर, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाई करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में करंट होता क्या है कि हमें पता है क्या, कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज होते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो जब तक वो चार्ज रेस्ट में होते हैं ना, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो चार्ज क्या आते हैं, मोशन में आ जाते हैं ना, तो वो करंट बनता है, क्लियर है। तो करंट क्या होता है, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। तो देखो अब इस यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिला करंट का, कि चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हमें चार्ज का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला वहां से आया है, क्या, करंट इनटू टाइम। अब चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो क्यू इज इक्वल टू करंट को कैपिटल आई से और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब, क्लियर। तो और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, क्लियर है, एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो टाइम की होती है उसकी क्या होती है ऐसा यूनिट, सेकंड। उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, कैपिटल टी से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। नेक्स्ट वन इज करंट डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी फिर वर्ड आ गया, तो यहाँ पे सिंपल मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करंट अपॉन एरिया। अब आपको एरिया कहाँ से आ गया, वैसे तो वॉल्यूम होता है, देखो करंट डेंसिटी है। अब आप ये सोचो करंट किसके अंदर से फ्लो करता है, मोस्टली वायर्स, ठीक है, और वायर का क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, करंट अपॉन एरिया। अब करंट की जो ऐसा यूनिट होती है, हमने क्या बताई अभी एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और मीटर किसकी होती है, लेंथ की या डिस्टेंस की, उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ए अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ना तो मास का रोल था ना टाइम का, तो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, और ये जो एल स्क्वायर नीचे है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगी। तो m की पावर 0, l की पावर -2, t की पावर 0 और इनटू में a, क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो फील्ड क्या होता है, एक एरिया,
स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके अराउंड का एरिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके चारों ओर जो स्पेस होगा ना, जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखा सके। इफेक्ट कौन सा, कि वो किसी अनदर चार्ज पे फोर्स लगाए, क्लियर, जितनी दूर तक उसका इफेक्ट हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड अराउंड एनी चार्ज्ड पार्टिकल। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कितना फोर्स लग रहा है उस चार्ज की वजह से, क्लियर है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, फोर्स की न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम्ब। कूलाम्ब को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम्ब। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, mlt-2, और जो चार्ज होता है उसका हमने अभी निकाला था, क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, यानी कैपिटल ए इंटू कैपिटल टी। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 और a की पावर -1, और a यहाँ पे क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब देखो परमिटिविटी, इसका वर्ड ही बता रहा है इसका मीनिंग क्या, परमिट करना यानी अलाउ करना। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है कि मान लो कोई भी चार्ज है वो किसी मीडियम में रखा हुआ है, क्लियर है। तो हमें पता है कि चार्ज के चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में जितनी रेजिस्टेंस लग रही है, क्लियर है, कि जो चीज इस चीज को मेजर करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में उस चार्ज को कितनी मतलब रेजिस्टेंस लग रही है, दैट इज परमिटिविटी। अब देखो परमिटिविटी, यहाँ पे 2 वर्ड यूज होंगे परमिटिविटी के आगे, कौन कौन से, एब्सोल्यूट, ठीक है, और फ्री स्पेस। अब देखो फ्री स्पेस का मतलब होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर यानी वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि मीडियम के अंदर रखा हुआ है वही चार्ज पार्टिकल। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है और उसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, उसमें कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है उसको, चार्ज को, ठीक है, दैट इज परमिटिविटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई टाइप का सिंबल दिख रहा है ना और इसके नीचे स्मॉल जीरो है, ये स्मॉल जीरो फ्री स्पेस के लिए यूज हुई है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता तो ये जीरो है, ये यूज नहीं होता। तो ये कांस्टेंट होता है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट हम अभी निकालेंगे। तो हमने कूलम्ब्स लॉ किया था। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा लो या चाहे सेम चार्जेस लगा लो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो उनके बीच फोर्स तो लगेगा ही कुछ ना कुछ, अगर सेम है तो रिपेल करेंगे और अलग अलग है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यानी फोर्स तो लग तो रहा ही है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा किसके, जो Q1 और Q2 यानी जो 2 चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो उनके बीच जो डिस्टेंस है, मान लो हमने स्मॉल r मान ली, उसके स्क्वायर के, क्लियर है। जब उस प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाते हैं ना तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना यही है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इस फॉर्मूले में से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q1 Q2/4 पाई, ये जो f है नीचे आ जाएगा 4 पाई f × r²। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, Q1 Q2 चार्ज है तो कूलाम्ब होती है चार्ज की, तो कूलाम्ब × कूलाम्ब अपॉन फोर्स। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई होगी नहीं यूनिट, फोर्स की न्यूटन और r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो हमें क्या मिल गई इसकी ऐसा यूनिट, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमने चार्ज का किया था, क्या आया था, एम्पियर इंटू टाइम। यहाँ पे 2 चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम और एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन में f का क्या होता है mlt-2 और इंटू में r क्या है, डिस्टेंस होती है, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं तो L²। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a²। नेक्स्ट वन इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं।
रिलेटिव का मतलब जो दो चीजों को रिलेट करे, और ये फॉर्मूला इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किस चीज को रिलेट करता है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को ही रिलेट करता है। किस किस चीज की, मीडियम की और फ्री स्पेस की। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो ऊपर भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और नीचे भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो नो डायमेंशन, नो एसआई यूनिट। नेक्स्ट वन इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखो फिर वर्ड आ गया डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे सरफेस यानी सरफेस एरिया, और डेंसिटी किसकी है, चार्ज की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी वो जो चार्ज है वो कितने एरिया में है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का हमने निकाला था, क्या था, एम्पियर इनटू टाइम, क्योंकि चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट की एम्पियर जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल टी। ठीक है, अपॉन में एरिया, एरिया की क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ भी एक डिस्टेंस और ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम मीटर ऐसा यूनिट यूज करते हैं, और कैपिटल एल इसके डायमेंशन के लिए सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था, तो m की पावर 0, l की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, और t की पावर 1 है ही ऊपर, और a की पावर भी 1 है। नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, मैग्नीफाई करना, यानी किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये लेंस वगैरह में यूज होता है, क्योंकि हम जो स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं उसमें जो ग्लास यूज होता है लेंस में, ठीक है, उसका क्या काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें धुंधली दिखती है पास से या दूर से, ठीक है, या अक्षर छोटे वगैरह दिखते हैं, तो उनको मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाता है ना। तो साइज का ऑब्जेक्ट कुछ था, लेकिन हमें इमेज का साइज कुछ मिला, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ऊपर भी साइज है, नीचे भी साइज है, क्लियर। तो जो डायमेंशन होंगे, जो इनकी यूनिट होगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसकी ना तो कोई ऐसा यूनिट आएगी और ना ही कोई डायमेंशन आएगा। नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस फ्लक्स। अब ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट वगैरह निकले, या जिसकी लाइट होती है जिसमें, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स। और फ्लक्स का हमने क्या किया था कि एनर्जी पर यूनिट सेकंड या टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या मतलब है, विजिबल लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, कि किसी भी सोर्स से, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब देखो ल्यूमिनस का मतलब विजिबल लाइट, और ये जो एनर्जी एमिटेड और अपॉन में जो सेकंड है, जब हम इस टर्म को कलेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, क्लियर है। इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, लुमेन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है, लाइट एनर्जी है ना, तो इस एनर्जी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, वर्क जैसा ही होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का क्या होता है, m1l2t-2, क्लियर, अपॉन में सेकंड है, सेकंड के लिए कैपिटल टी यूज होगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, m1l⁻²t⁻3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस। अब देखो ल्यूमिनेंस क्या होती है, लुमिनस फ्लक्स फ्रॉम यूनिट एरिया, ठीक है, यानी यूनिट एरिया से कितनी लुमिनस फ्लक्स निकल रही है, क्लियर है। अब लुमिनस फ्लक्स का हमने निकाला ही था डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या, m1l2t-3, ठीक है, और अपॉन में क्या है, यूनिट एरिया, यानी अपॉन में एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों के लिए l यूज होगा, तो l² हो गया, क्लियर है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, लैम्बर्ट। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, m1l0t-3। लास्ट वन इज इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या होता है, ये भी लुमिनस फ्लक्स ही होता है, लेकिन वो फ्रॉम यूनिट एरिया था, यानी यूनिट एरिया से कितनी निकल रही है। लुमिनस फ्लक्स ये क्या है, इल्यूमिनेंस क्या है, लुमिनस फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, यानी यूनिट एरिया पर कितनी लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, ये इल्यूमिनेंस कहलाती है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, लक्स, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो लुमिनस फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, लुमिनस फ्लक्स
का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, m1l2t-3। तो m1l2t-3 अपॉन में क्या है एरिया l स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा m1l0t-3। क्लियर। तो ये हमारी वीडियो थी जो कंप्लीट हो गई है, और हमारे जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे फिजिकल क्वांटिटीज के वो लगभग पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब